हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक हट के थोड़ा सा वीडियो है। ये वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी बहुत सारी केसेस चल रही हैं। बीपीएससी एई में 25% मार्क्स को अधिमानता देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को, साथ साथ जो अभी बिहार सीजीएल जो आया या बीएसएससी का 10+2 का बाद जो है, उन सब में जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मी को अधिमानता मिला है, तो इन सब में एक चीज समानता आ रही होगी। आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मैटर जब कोई भी कोर्ट में जाता है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं, हम आर्टिकल्स पे बात करते हैं। तो आपको वहाँ 3 आर्टिकल विशेष रूप से दिखेगा, 14, 16 और 21। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 21, जिसमें दोनों तरफ से दलीलें दी जाती हैं। और डिफरेंट, आज से नहीं, बहुत पहले से ही बहुत सारी केसेस ऐसे हो रखी हैं और उन सब केसों में इन आर्टिकल का जिक्र होते रहता है। एक सामान्य आदमी अगर सर्च करे तो पता चलेगा 14, 16, 21 क्या है। आज उसी चीज को हम लोग समझेंगे। टुडे वी अंडरस्टैंड द राइट्स अगेंस्ट या फेवर ऑफ 25% मार्क्स इन बीपीएससी एई। और वो आर्टिकल्स जो तीनों हैं, 14, 16, 21, ये क्या है और क्या इस पे आप क्या इसकी जो निचोड़ है निकलेगी। मैं कोई कानूनी जानकार नहीं हूँ। मैंने भी डिफरेंट सोर्सेस से ये सारी चीज़ें सर्च की हैं, उसे एकत्रित किया है और एक जगह लाकर उसे रखा हूँ, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि 14, 16, 21 कैसे इस जो 25% मार्क्स वाला जो बीपीएससी एई वाला और अब बीपीसी बिहार सीजीएल और एसएससी 10+2 में है, वो कैसे इसको इफेक्ट करेगा कोर्ट में। तो आज सभी के मन में, जो भी एक आम स्टूडेंट है, जो एप्लीकेंट्स हैं, वो सभी के मन में ये आता है कि यार ये 14, 16, 21 है क्या। बहुतों को समझना है। तो चलिए पहले हम लोग जानकारी लेते हैं कि 14, 16, 21 है क्या। तो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 14। ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। अगर इंग्लिश स्टेटमेंट हम लोग जाने तो आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी में जाने, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को विधियों के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अभी हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या है आर्टिकल, उसके बाद हम लोग इसके अंदर पहुंचेंगे कि कानूनी विश्लेषण क्या हो सकता है, आगे इसकी क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है इसके थ्रू। आर्टिकल 16 में बहुत सारे छोटे छोटे दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान ले, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नजरिए से। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब कोई भी अगर पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ सभी को इक्वल राइट्स है, आप वहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिएगा। हिंदी में अगर पढ़े तो इसके बहुत सारे टैब है, हम लोग जो इम्पोर्टेंट है मैं भी बता रहा हूँ। सबसे पहला है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। यही है 16 का 1, जिसे सभी लोग अपना अभी जिक्र करेंगे। कोई भी अगर कानूनी सलाहकार होंगे या कुछ भी होंगे तो वो बताते हैं कि कैसे 25% इसे इफेक्ट करेगा। दूसरा है, किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनसे किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा और ना ही उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। ये हम लोग से अभी 25% वाले से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट्स हैं, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि 16 आर्टिकल्स में क्या क्या है। तो इस अनुच्छेद में तीसरा जो पार्ट है, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को यह विधि बनाने से नहीं रोकेगी कि राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में शासन के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी वर्ग या वर्गों के नियोजन या नियुक्ति के लिए निवास संबंधी शर्तें लागू करें। अभी जो ये बिहार सरकार की जो अभी आया कि महिला को आरक्षित उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के स्थानीय होंगे, उसमें ये आर्टिकल काम करेगा। अगर कोई इसके अगेंस्ट में जाता है तो वहीं पे ये कोई अनुच्छेद आर्टिकल जो 16 है वो सरकार को रोक नहीं सकती कि कोई एक निश्चित स्थानीय के लिए आप नियुक्ति शर्तें लगाएं। ये एक वैलिड होगा उनके लिए। इस अनुच्छेद की जो चौथी बात है कि कोई बात राज्य को ऐसे किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियां या पदों के आरक्षण या उपबंध करने से नहीं रोकेगी जो राज्य के मत में राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये सारा चीज हमने आर्टिकल 14, 16 और लास्ट वाला जो हमारा है
प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें आप हिंदी वाला अगर पढ़िएगा तो उसमें लिखा है किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्योर स्टेबलाइज्ड बाय द लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब देखते हैं कि हमारी परिस्थिति क्या है और उस पर क्या जानकारियां आपको मिल सकती है। तो अभी जो हमारा परिस्थिति है ये अकॉर्डिंग टू BPSCAE 29/2025 जिस पे अभी केसेस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं परिस्थिति का वर्णन कर रहा हूँ। तो राज्य सरकार ने एक नीति बनाई जिसमें संविदा कर्मियों, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को नियमित सरकारी नौकरी की भर्ती के लिए 25% अतिरिक्त अंक एडवांटेज या वरीयता दी जा रही है, जिसे अधिमानता कहते हैं, जबकि अन्य समान अभ्यर्थियों एस्पिरेंट को ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जाता है। तो अब इस पे हम लोग संवैधानिक विश्लेषण देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो राइट है वो आर्टिकल 14 के समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इसमें क्या है, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब इसका अर्थ क्या है ये जानिए कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। यदि सरकार कोई वर्गीकरण करती है जैसे संविदा कर्मी या अन्य अभ्यर्थी तो यह वर्गीकरण है युक्ति संगत, रीजनेबल होना चाहिए और उसका तार्किक संबंध, रेशनल नेक्सस इस नीति के उद्देश्य से होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके जब आगे पढ़िएगा तो यदि राज्य यह साबित करे कि संविदा कर्मियों ने वर्षों तक सेवा दी है, प्रशासनिक अनुभव है और उनकी वफादारी के कारण उन्हें थोड़ा लाभ देना उचित है, तब यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। परंतु अगर यह लाभ इतना अधिक जैसे 25% यहाँ पे दे रहा है, 400 में आउट ऑफ 400 133 मार्क्स का बेनिफिट मिल रहा है, तो अन्य अयोग्य अभ्यर्थियों के मौलिक अवसर छीन जाएंगे, जो यह मनमाना आर्बिट्री माना जाएगा और आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। अब इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जब BPSC की एक जो 32/2024 की जो बहाली थी PHED में, वहां आप देखिएगा तो UR में कोई भी सिलेक्शन आपका फ्रेशर का नहीं हुआ है, तो ये एक तरह से उनकी पूरी अधिकार पूरा छिन गया, उन्हें अवसर मिला ही नहीं इसमें सेलेक्ट होने के लिए, तो यहाँ पे आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 16 कैसे प्रभावित करेगा, तो सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। राज्य द्वारा सार्वजनिक रोजगार या किसी पद पर नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। यह अनुच्छेद आर्टिकल 14 का विशेष रूप, स्पेशलाइज्ड फॉर्म है जो एम्प्लॉयमेंट पर लागू होता है। यदि राज्य सरकार किसी विशेष समूह को अनुचित वरीयता दे दे, जैसे केवल संविदा कर्मी, तो इससे अन्य नागरिकों के लिए समान अवसर समाप्त हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति के लिए प्रेफरेंस दी जा सकती है, परंतु ओपन कंपटीशन के सिद्धांत को खत्म नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी का जो हुआ, उसमें कोर्ट ने डायरेक्ट कहा कि रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही वैध तरीका है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को बैकडोर एंट्री से नियमित नहीं किया जा सकता। अतः इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि यदि 25% लाभ मेरिट बेस्ड कंपटीशन को खत्म करता है तो ये आर्टिकल 16(1) का उल्लंघन है, जो कि BPSC आपका 32/2024 में UR के साथ हो गया, जिसमें एक भी फ्रेशर सेलेक्ट नहीं हुए, तो ये यहाँ पे आके 16(1) का उल्लंघन हुआ है। 21 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है, 21 नंबर कहता है कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। तो इसमें अगर इसकी विस्तृत जानकारी लेंगे तो किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अतिरिक्त वंचित नहीं किया जा सकता। रोजगार का अवसर आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड से जुड़ा है। यदि सरकार ऐसी नीति बनाती है जो बिना उचित कारण के अन्य अभ्यर्थी रोजगार के अवसर से वंचित हो जाते हैं, तो आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन होगा, जो कि हम लोग देख सकते हैं साफ और साफ BPSC 32/2024। और अगर 25% रहा तो मोस्ट प्रोबेबली UR जो 29/2025 का है, अगर जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे कि कोई बोल रहे हैं कि 700+ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का शॉर्ट लिस्टिंग होकर रखा हुआ है, तो अगर 700+ होंगे तो UR के सभी सीटें फिर कौन ले जाएंगे,
कॉन्ट्रैक्ट वाले, जो कि एक खास विशेष एम्प्लॉय को अधिक अधिमानता देने के कारण हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं राइट टू लाइवलीहुड को भी इफेक्ट करेगा। चलिए आगे निष्कर्ष कंक्लूजन पे हम लोग चलते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा कर्मियों को 25% का लाभ देना तभी वैध माना जाएगा जब यह युक्ति संगत आधार पर हो, उदाहरण सेवा अवधि, अनुभव, निष्ठा और आदि। दूसरा नंबर क्या है, यह अन्य अभ्यर्थियों के अधिकारों को असंगत रूप से प्रभावित ना करे। मतलब प्रभावित करे, थोड़ा मोड़ा अगर प्रभावित करे तो चलेगा, लेकिन ऐसा हो जाए कि बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए तो वो कहीं ना कहीं सरकार वो चीज नहीं कर सकती। यदि वही आगे बता रहा है कि यदि यह लाभ इतना अधिक है कि प्रतिस्पर्धा समान अवसर के सिद्धांत को खत्म कर दे तो यह नीति अनुच्छेद 14-16 दोनों का उल्लंघन करेगी और आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइवलीहुड को भी प्रभावित करेगी। तो संभावित, अब मैं इसको बता रहा हूं कि अगर बीपीएससी 29/2025 में ऐसा हो जाए कि 700 प्लस कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल जाए तो यूआर की सारी सीटें खा जाएंगी आपकी। ये हम लोग जान रहे हैं 133 मार्क्स यही कहीं नहीं है, बहुत ज्यादा है। एक को लाना पड़ेगा 200 और एक को लाना पड़ेगा 350-370 के अप्रोक्स, तब जाके उनका सिलेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रतिस्पर्धा है वो बहुत प्रभावित हो जाएगा, वो समान नहीं रह पाएगा। वो थोड़ा मोड़ा का अंतर नहीं, अगर 19-20 रहे तो उसके गवर्नमेंट मान ले, यहाँ पूरा 10 और 20 का अंतर है। तो ये चीज बहुत मतलब दूसरे को जीने की अधिकार को बहुत क्षति पहुंचाएगी। तो इसलिए यहाँ पे है कि लेकिन ये अगर 25% ना होके 25 मार्क्स रहता ओनली तो ये 19-20 का सवाल हो जाता और उसे कोई नहीं हटा सकता है। ये सरकार का अधिकार है और इसमें सरकार को दिया गया भी है कि अगर कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तो आप उसे कुछ हद तक बेनिफिट अपना दे सकते हो, कुछ हद तक, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा ना हो कि पूरा कंपटीशन की भावना जो है वही खत्म हो जाए। तो आते हैं संभावित न्यायिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में ऐसे मामलों में क्या कहता है कि प्रेफरेंस कैन नॉट अमाउंट टू रिजर्वेशन एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कैन नॉट बी सेक्रीफाइस्ड इन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। कहने का मतलब ये है कि जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है किसी भी कैंडिडेट को देने के लिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के चलते मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को बेनिफिट पहुंचाने के चक्कर में वो पूरा रिजर्वेशन का जो आधार है, वो पूरा जो इक्वलिटी है, अपॉर्चुनिटी इक्वल देना है, वो कहीं ना कहीं खत्म सरकार नहीं कर सकती। तो ये उसके नाम पे एक सुप्रीम कोर्ट का है। ऐसी कई सारी और भी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, केस वाइज भी दिया हुआ है बहुत सारा। तो कुछ केस भी है, उसकी भी हम लोग एक बार देखेंगे। तो ये देखिए, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी, ये बहुत चलता है, आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन था उसमें। फिर स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगदीप 1964 का था। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस प्यारा सिंह था, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी, फिर 2010 वाला मैटर है। फिर रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। फिर रोयाप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु था। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। यहाँ पे एक इंदिरा सबने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी है। इसमें ये सिद्धांत था कि 50% ज्यादा रिजर्वेशन कैसे हो गया, उस पर भी बात है। तो 25% सीधा लाभ अत्यधिक और असंवैधानिक ठहर सकता है। तो बात सिंपल सी है। जो चीज हम लोगों ने देखा कि अगर मैं पिछले रिजल्ट से लेके चलूं कि बीपीएससी 32/2024 में, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, यूआर में एक भी फ्रेशर सेलेक्ट नहीं हुए, तो ये सीधा आर्टिकल 14, आर्टिकल 16(1) और साथ ही साथ आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइवलीहुड है, उन सबको डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। तो अगर इसमें केस होता है और अगर ये सारे पॉइंट्स रखे जाते हैं तो होप कि रिजल्ट को रिवाइज करना पड़े और 25% मार्क्स को चेंज करके 25 मार्क्स ओनली कर दिया जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थी। मैं इसी तरह देख रहा था तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि आखिर ये आर्टिकल्स हैं क्या, इससे
कुछ चेंजेज आ सकती है कि नहीं आ सकती, तो मैंने एक छोटा सा रिसर्च किया और वही आपके सामने लाया हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं आपके पास। हमारे चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप। गवर्नमेंट स्कोप के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।